हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो काफी अच्छे से, काफी ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने गैमेटोजेनेसिस के इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, अब गैमेटोजेनेसिस के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम 2 गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। एक है अपना मेल गैमेट का फॉर्मेशन और एक है अपना फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। हमने 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, दैट वाज टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, हमने दो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस एंड ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा। अब आज हम देखने वाले हैं कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं तो वो एक्चुअली कौन से प्रोसेस से बनते हैं, और ओवरी में हमारे जो ओवा बनते हैं वो एक्चुअली कौन से प्रोसेस से बनते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब हमेशा आप फिट करके रख लो अपने दिमाग में। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और गैमेटो मतलब क्या होता है? गैमेट। गैमेटो वर्ड का मतलब क्या होता है? गैमेट। अब 2 तरीके के गैमेट होते हैं, क्योंकि हम मैमल्स हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में हाइड्रा की तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता कि यहाँ से ऐसे एक बच्चा आउटग्रो हो रहा है, फिर वो जब हैवी हो जा रहा है तो वो बॉडी से डिटैच होकर अपने आप बड़ा हो रहा है। ऐसा देखा है आपने कभी कंधे से बच्चा लटकते हुए? ऐसा नहीं होता है ना कभी, because we are mammals and we do sexual reproduction and sexual reproduction requires formation of gamete। तो गैमेट बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल के गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, ये जो गैमेट फॉर्मेशन है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज होता है अपना मल्टीप्लीकेशन फेज। सबसे पहले हमारे जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमारे सेल्स की ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद वो मैच्योर होकर हमको अपना अपना गैमेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? गैमेट दे देते हैं, जिसके मदद से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पिक्चराइजेशन मैंने बताया है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है मेल्स और फीमेल्स में। सबसे पहले तो आपके जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास जो बहुत सारे मदर सेल्स होते हैं, स्पर्म मदर सेल आप बोल सकते हो या ओवा मदर सेल आप बोल सकते हो, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम या ऊगोनियम बोलते हैं। पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, ऊगोनियम क्या होता है, बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ। हमारे पास लैक्स एंड मिलियंस ऑफ मदर सेल्स होते हैं जो माइटोसिस करते रहते हैं। तो उनमें से कुछ सेल्स हमको ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ फेज में कुछ पर्टिकुलर मदर सेल्स ग्रोथ दिखाते हैं, जिनके अंदर हमको डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। इनमें जब आपका ये ग्रोथ फेज के बाद आपका जब मियोसिस स्टार्ट होता है, तो मियोसिस में हमको क्या देखने को मिलता है? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता हुआ दिखाई देता है। तो मियोसिस 1 में हमको हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। फिर मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 में हमको वापस से इक्वेशनल डिवीजन दिखाई देता है। सेल डिवीजन चैप्टर में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। सब लोग सेल डिवीजन वाला चैप्टर जाकर देखो। सेल डिवीजन अंजलि पटेल ऐसा सर्च करो, आपको एकदम बढ़िया वाला लेक्चर मिल जाएगा। आप सेल डिवीजन का चैप्टर आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप देखो, आपको अच्छे से मिल जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड में मैंने सेल डिवीजन वाला चैप्टर कवर किया है क्लास 11th का, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। सो प्लीज वॉच दैट सेशन केयरफुली। ओके, तो आपके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद सक्सेसफुली हमको जो हमारे गैमेट्स मिलते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, और फिर इनमें आगे जाके थोड़ा सा मैचुरेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद जाके हमको हमारा डेवलप्ड गैमेट मिलता है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके मेल गैमेट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेल गैमेट्स बनते कहाँ पर हैं? मेल सेक्स ऑर्गन में। कहाँ पर बनते हैं? मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? हमने पढ़ा था, सेक्स ऑर्गन मतलब जहां गैमेट फॉर्मेशन होता है, और जेनाइटल ऑर्गन यानी कि जो कॉप्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो मेल का सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के पास होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया आपके 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं टाइप ए और कुछ होते हैं टाइप बी। स्पर्मेटोगोनिया कितने टाइप के हमको बताए गए? लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, एक सेकेंड रुक जाओ। यस, देखो ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, 1 मिनट। यस, नाउ इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर टू यू। ओके,
ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दो टाइप के, कुछ होते हैं टाइप ए और कुछ होते हैं टाइप बी, कुछ होते हैं टाइप ए और कुछ होते हैं टाइप बी। इसमें से जो टाइप ए वाले हैं, जो टाइप ए वाले स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये कंटिन्यूअसली सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, खुद का माइटोसिस करते रहते हैं। जो टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये वाले सेल्स एक्चुअली आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। यस एवरीबडी, ओके चलो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या लिखने जा रही हूँ कि हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं मेल के टेस्टिस में जो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम शुरुआत में ये बनता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से। किससे बनता है ये बच्चों? ये आप देखो, हैंड रिटन नोट्स बनाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। फ्लो चार्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। तो हमारा टेस्टिस जो है, हमारे टेस्टिस के पास होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के पास होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आउटर लाइनिंग होती है वो बनती है जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं टाइप ए और एक होते हैं टाइप बी। तो इनमें से जो टाइप बी वाले सेल्स है, देखो जो टाइप ए वाले सेल्स हैं, टाइप ए वाले सेल्स क्या करते हैं, ये खुद का कंटिन्यूअस माइटोसिस करते हैं, यानी कि खुद का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये खुद का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, खुद का माइटोसिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये खुद का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। लेकिन जो टाइप बी वाले सेल्स हैं, ये एक्चुअली में आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। ये कौन से फेज में एंटर करते हैं? ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। ये ग्रोथ फेज में एंटर करके कौन सा सेल बनता है? हमारा बनता है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा सेल बनता है हमारा? देखो ये जो आपके दोनों सेल्स है, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इनको हम? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को आप बेसिकली स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इनको? स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हीं स्पर्मेटोगोनियल सेल से आगे जाके आपको स्पर्म्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं मदर सेल से आगे जाके आपको क्या मिलने वाले हैं? स्पर्म्स मदर सेल मिलने वाले हैं। तो आप इनको स्पर्म मिलने वाले हैं, तो आप इनको स्पर्म मदर सेल बोल सकते हो। ये आपके स्पर्मेटोगोनिया है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जब आपका ग्रोथ फेज में एंटर करता है, तो हमको क्या देखने को मिलता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या देखने को मिलता है हमको यहाँ पर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज। ये आपका सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। फर्स्ट फेज क्या है अपना? फर्स्ट फेज है अपना मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज आपका टाइप ए में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका फर्स्ट फेज है। ये आपका सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज कौन सा है अपना? ग्रोथ फेज है। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, दिस इज अवर सेकेंड फेज, जो कि है हमारा ग्रोथ फेज, जो कि हमारा कौन सा है? ग्रोथ फेज है। और अब जो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिले हैं, ये क्या करेंगे? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके अब मियोसिस करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या करना स्टार्ट करेंगे? मियोसिस करना स्टार्ट करेंगे। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे दो सेल डिवीजन के स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस, आई होप आपने चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है, तो ही आपको ये डिवीजन आगे समझ में आएगा। देखो आपके जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखो, आपको डायग्राम में भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एवरीबडी पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस डायग्राम। ये देखो हमारा जो जर्म सेल है ये भी डिप्लॉइड है, और हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन जैसे ही मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस वर्ड का मतलब ही है रिडक्शनल डिवीजन, तो जैसे ही मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा हमको हेप्लॉइड सेल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मियोसिस 1 के वजह से हमको पहले 2 सेल मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके, ये आपका मियोसिस 1 का नतीजा है। ये किसके वजह से मिला है? मियोसिस 1 के वजह से मिला है। अब इनमें जब आगे जाके मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 के वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, अब जब मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? हमको स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। और ये स्पर्मेटिड्स भी कैसे हैं? ये स्पर्मेटिड्स भी आपके हेप्लॉइड है। ये स्पर्मेटिड्स भी कैसे हैं? ये स्पर्मेटिड्स हमारे हेप्लॉइड हैं। तो आपके जर्मिनल एपिथेलियम से लेकर स्पर्मेटिड बनाने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर आपका सेल का डिवीजन हुआ है। यहाँ पर आपका क्या हुआ है? सेल का डिवीजन हुआ है, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं, इन स्पर्मेटिड्स में आगे जाके हमको क्या देखने को मिलेगा?
बहुत सारे चेंजेस के वजह से, डिफरेंशिएशन के वजह से आपको इनके अंदर अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब ये जो स्पर्मेटिड्स राउंड राउंड स्ट्रक्चर हमको मिले हैं, इनकी अब टेल बनती जाएगी, मतलब इनकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस होंगे और इनके बॉडी में ऐसे आपको टेल, माइटोकॉन्ड्रिया, हेड का अरेंजमेंट, ऐसे एक स्पर्मेटोजोआ का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऐसे आपको एक स्पर्मेटोजोआ का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे भी आपके हेप्लॉइड है। यहाँ पर सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम से लेकर स्पर्मेटिड तक का प्रोसेस। स्पर्मेटिड से आगे जो आपको स्पर्मेटोजोआ मिल रहे हैं, स्पर्मेटिड से आपको जो स्पर्मेटोजोआ मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही आपके नीट में पूछी जाएंगे। मैं एंड में यहाँ पर आपको फाइनल वापस से एक बार प्रोसेस लिख कर दूंगी, लेकिन ये मैं फ्लो चार्ट अपने हाथ से क्यों बना रही हूँ? डायग्राम्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, पर जब आप फ्लो चार्ट अपने हाथ से बनाते हो तो आपको वो अच्छी तरीके से याद रहता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का एक छोटा सा पाथवे टाइप आपको माइंड मैप यहाँ पर हमने बनाकर दिया है। देखो देखो, अब इधर पे डायग्राम देखो। ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सर्टोलाई सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स क्या करते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं। इनमें आपको पहले तो माइटोसिस देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे टाइप ए और टाइप बी के सेल्स होते हैं। तो जिनमें से ए वाला जो है, तो ये तो कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा। बी वाला जो सेल है, जो बी वाला सेल है, ये आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करेगा, अच्छा खासा खा पी के ये मोटा ताजा हो जाएगा। और जब इसके अंदर आपको ग्रोथ फेज देखने को मिलेगी, तब जाके इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। ये देखो, ये आपका मियोसिस 1 करके क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हेप्लॉइड इन नेचर। और फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड मिलते हैं। इस तरीके से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। ठीक है, आपको ये वापस से मैं डिटेल में बताती हूँ। ये डायग्राम देखो, ये जो अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट यहाँ पर बताया गया है, उसको मैं जूम करके बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। ये अपना कौन सा डायग्राम है? ये अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। हाँ, ये अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। ये है हमारे स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स। ये हमारे कौन से सेल्स है? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जिनको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हमारे जो स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस एवरीबडी, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारे जो स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स है, ये स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स क्या कर रहे हैं? ये देखो, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम इन, ये देखो यहाँ पे ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनियम नेचर में कैसा होता है? इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये ग्रोथ फेज में एंटर करता है। ग्रोथ फेज में एंटर करके जो टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनियम है, वो ग्रोथ फेज में एंटर करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होते हैं। और फिर इनमें आपको मियोसिस देखने को मिलता है। तो मियोटिक डिवीजन 1 जो होता है, ये देखो, एक सेल से आपको 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिल रहे हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिल रहे हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। ध्यान से देखो डायग्राम को, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ध्यान से देखो यहाँ पर, आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यहाँ पे आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको मिल रहा है देखने के लिए, ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहा है, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? डिप्लॉइड से हेप्लॉइड देखने को मिल रहा है। तो एक देखो, इधर पे मैं लिखती हूँ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है आपका? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके क्या बनते हैं? इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके, ये डिप्लॉइड है, ये आपका ऐसे हेप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको 2 हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके आपके क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। आगे जाके आपके क्या बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। कितने स्पर्मेटिड्स मिलते हैं हमको? 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा आता है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स मिलेंगे?
वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको कितने स्पर्मेटिड्स या कितने स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। देखो ये जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं, ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, ये आपके मेच्योर स्पर्म्स बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं ये आगे जाके आपके मेच्योर स्पर्म्स बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो ये जो स्पर्मेटिड्स है यही आगे जाके डिफरेंशिएशन करके आपके आगे मेच्योर स्पर्म्स बनाते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये देखो ये आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिल रहे हैं, 4 स्पर्म मिल रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर हो जाते हैं, जब उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिलेंगे। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म मिलेगा बेटा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये देखो ये आपका एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिल रहे हैं, सिर्फ 2 स्पर्म मिल रहे हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिल रहे हैं, 2 स्पर्म मिल रहे हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे आपको 4 स्पर्म्स मिल रहे हैं। बीच का प्रोसेस आप काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो एक से तो 2 ही मिल रहे हैं ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर पूछा तो 1 से 2, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर पूछा तो 1 से 4। ये आपको प्रोसेस याद रखना है, इसको रिपीट कर करके देखो, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है हमारा मेल गैमेटोजेनेसिस का। आपके स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं, ये पहले तो टाइप बी वाले जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो आपका ग्रोथ फेज दिखाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे जाके मियोसिस 1 होता है, जिसके वजह से आपको 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं, और ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये जो यहाँ तक का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर ये पूछने की कि मैम ये जो गैमेट फॉर्मेशन है ये मेल्स में स्टार्ट कब होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन है ये मेल्स में कब स्टार्ट होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन मेल्स में स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। गैमेट फॉर्मेशन कब मेल्स में बनना स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि जब हमारे मेल्स की एज अबव 10-11 ईयर्स की होती है। बेसिकली प्यूबर्टी की एज 10 to 12 ईयर्स की होती है। 10 to 12 ईयर्स से आपको मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और उसी की वजह से गैमेट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो मेल्स में गैमेट्स कब बनना स्टार्ट होते हैं, मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, मेल्स में गैमेट कब बनना स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी के वक्त। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। फीमेल में जब हमारा फीटस 2-3 मंथ्स का होता है, जब हमारा फीटस मदर के पेट में है, समझो कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में फीमेल फीटस है, तो जब वो फीटस 2-3 महीने की होती है तभी उसके बॉडी में ये गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, जब वो फीटस के फॉर्म में होती है। मतलब जब हमारा फीमेल का फीटस 2-3 महीने का होता है, उसी टाइम में उसके बॉडी में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स थोड़े से एडवांस्ड होते हैं इस केस में, तो उनकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन खत्म होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। ये स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। इट स्टार्ट्स एट जेस्टेशन, ये जेस्टेशन में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जेस्टेशन। तो स्टार्ट्स एट जेस्टेशन, ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट जेस्टेशन। लेकिन ये खत्म कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। ये खत्म कब होता है, इट एंड्स एट प्यूबर्टी। ये खत्म कब होगा, प्यूबर्टी के वक्त खत्म होगा। तो मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट प्यूबर्टी पे ही होता है, ठीक है। और ये कब तक चलता है, जब तक मेल्स हमारे जिंदा है तब तक, मतलब जब तक मेल्स की लाइफ है तब तक उनके बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा। बस स्पर्म की क्वालिटी, उनका नंबर, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन फॉर्मेशन उनके लाइफ टाइम चालू रहता है। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में प्यूबर्टी में गैमेट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, गैमेट फॉर्मेशन फीटस के फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे गैमेट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल कब तक ये गैमेट्स फॉर्म करती है, मीनोपॉज तक। कब तक फीमेल की बॉडी में ये गैमेट्स बनते हैं, मीनोपॉज तक। मीनोपॉज के बाद गैमेट का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। मीनोपॉज के बाद क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो हम मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हमारे मेल्स के जो टेस्टिस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के पास होते हैं स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम। जैसे मेल्स में स्पर्मेटोगोनियम होता है, वैसे फीमेल में ooगोनियम होता है। मैं आपको दोनों कंपेयर कर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन के फॉर्म में आसानी से याद रहे।
तो आपका यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम बनता है, स्पर्मेटोगोनियम मेच्योर होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है यानी ग्रोथ दिखाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके आपका मियोसिस करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस से हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं जो आगे जाके स्पर्मेटिड बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब ये जो आपके स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, अब यहाँ पर आपके ये जो स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, अब इन स्पर्मेटिड्स को आगे जाके टेल डेवलपमेंट करना है, टेल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो अब ये स्पर्मेटिड्स आगे जाके मैच्योर होके स्पर्मेटोजोआ बनाना चाहते हैं, और जब ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि इनके बॉडी में साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा एडिशन होता है, ये सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं नरिशमेंट के लिए। किसके पास जाते हैं ये स्पर्मेटिड्स? ये स्पर्मेटिड्स जाते हैं अपने सर्टोली सेल्स के पास। किसके पास जाते हैं? सर्टोली सेल्स के पास, ताकि इनको नरिशमेंट मिल सके और इनकी टेल डेवलपमेंट हो सके, इनकी टेल डेवलपमेंट हो सके, इनकी बॉडी डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए ये किसके पास जाते हैं? सर्टोली सेल्स के बाद। ये डायग्राम देखो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो येलो येलो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सर्टोली सेल्स हैं। तो इन सर्टोली सेल्स के पास ये स्पर्म अपना ऐसे हेड अटैच कर लेते हैं। जब हमारे स्पर्म में थोड़ा थोड़ा सा टेल का डेवलपमेंट होने लगता है, ये अपना स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में जब थोड़ा थोड़ा सा टेल का डेवलपमेंट होने लगता है तो ये स्पर्मेटिड ऐसे सर्टोली सेल्स के पास जाके अपना हेड इंसर्ट कर लेते हैं। और सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स। ये देखो, ये आपके जो येलो वाले सेल्स हैं, ये जो आपके येलो वाले सेल्स हैं, ये आपके सर्टोली सेल्स हैं। तो जैसे ही आपके स्पर्म की थोड़ी सी टेल डेवलपमेंट हो जाती है तो ये स्पर्म क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं बचा कुचा नरिशमेंट लेने के लिए। सर्टोली सेल से जब इनको नरिशमेंट मिल जाता है, सर्टोली सेल से जब इनको नरिशमेंट मिल जाता है तो ये क्या करते हैं? ये अब रेडी हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा टेल है, अब ये टेल रेडी हो जाता है आगे जाके क्या करने के लिए? सर्टोली सेल से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में एंटर करने के लिए। मतलब जैसे ही ये स्पर्म रेडी हो गया तो अब ये ल्यूमेन में आएगा, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आएगा, और ल्यूमेन से अब ये जाएगा रेटेटेस्टिस के पास। ये देखो, ये डायग्राम देखो, आपके जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं, आपके जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ल्यूमेन में आ जाएंगे। ल्यूमेन से ये जाएंगे रेटेटेस्टिस के पास। ल्यूमेन से ये कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन से ये जाएंगे रेटेटेस्टिस के पास, फिर रेटेटेस्टिस से ये जाएंगे वासा इफ्रेंशिया के पास, वासा इफ्रेंशिया से ये जाएंगे एपिडिडाइमिस के पास, और एपिडिडाइमिस से ये जाएंगे वासा डिफरेंशिया के पास। तो स्पर्म्स का जो भी डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स का जो भी डेवलपमेंट होता है, वो पूरा डेवलपमेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डेवलपमेंट करने के बाद, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पूरा अपना डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म करने के बाद ही आपके स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में एंटर करते हैं, और फिर आगे जाके रेटेटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया के पास जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम वगैरह से थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये देखो, यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बताया है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, बस वही चीज आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दी गई है। अब एक चीज मैं यहाँ पर और एक बता दूं कि जब आपके ये स्पर्मेटोजोआ फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, जब ये स्पर्मेटोजोआ फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं तो ये सर्टोली सेल से डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये सर्टोली सेल से दूर हो जाते हैं। मतलब समझो ये अपना सर्टोली सेल है, ये अपना जर्मिनल एपिथेलियम है, ये अपना सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल के पास अपने जो स्पर्म्स आके अटैच हुए थे, ऐसे अपना स्पर्म आके अटैच हुआ था, अब ये डेवलप हो गया है, ये स्पर्म क्या हो गया है? ये डेवलप हो गया है। तो ये सर्टोली सेल से डिटैच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल से डिटैच हो जाएगा, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करेगा ये? इट विल एंटर इनटू ल्यूमेन। ओके, तो इस प्रोसेस को सर्टोली सेल से जब ये डिटैच हो जाते हैं, सर्टोली सेल से दूर हो जाते हैं, तो अब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो टोटल हमने 3 टर्मिनोलॉजीज देखी। टोटल हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज देखी? 3 टर्मिनोलॉजी देखी। पहली टर्मिनोलॉजी हमने क्या देखी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। पहली टर्मिनोलॉजी हमने क्या देखी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? यस, आपके स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन, ये है आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये है आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? सेकेंड प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस, आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस कौन सा होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ बना रहा है। क्या बना रहा है? ये स्पर्मेटोजोआ, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में इसको हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और थर्ड प्रोसेस अपना क्या होता है? थर्ड प्रोसेस अपना होता है स्पर्मिएशन। थर्ड प्रोसेस अपना क्या होता है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में हमको क्या देखने को मिलता है? हमारे जो स्पर्मेटोजोआ है
वो सर्टोली सेल से डिटैच हो जाते हैं। सर्टोली सेल से क्या हो जाते हैं, हमारे स्पर्म्स डिटैच हो जाते हैं और वो ल्यूमेन में एंटर करते हैं। कहाँ पर एंटर करते हैं, ल्यूमेन में एंटर करते हैं। इट एंटर्स इनटू द ल्यूमेन, इट एंटर्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर वहां से वो जाएंगे रेटेटेस्टिस के पास, वहां से जाएंगे वासा इफ्रेंशिया के पास, वहां से जाएंगे एपिडिडाइमिस के पास, और एपिडिडाइमिस के पास से जाएंगे वो वासा डिफरेंशिया के पास, और वासा डिफरेंशिया से वो जाएंगे अपने सेमिनल वेसिकल में। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन में क्या होता है, आपके सर्टोली सेल से स्पर्म हट के अब ल्यूमन में एंटर कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपका स्पर्म फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, यहाँ पे आपका स्पर्म क्या हो गया है, फुल्ली डेवलप्ड हो गया है। अब ये आगे जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं टेक्स्ट बुक का। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो थ्योरी के साथ हम शुरू करते हैं। अब थ्योरी में देखते हैं हमको क्या बताया गया है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, that is the testes in the males and the ovaries in the females, producing gametes, that is sperms and ovum respectively by the process called gametogenesis। तो gametogenesis वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा लोग, gametogenesis मतलब होता है formation of gametes, gametogenesis यानी कि production of gametes, that is sperm and ovum। मेल्स में बनेगा sperm और फीमेल्स में बनेगा ovum। इन टेस्टिस, अगर हम मेल गैमेटो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो मेल्स में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है, स्पर्मेटोगोनिया की मदद से। ठीक है, जो हमारा सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास प्रेजेंट है, ये देखो ये डायग्राम की मदद से हम पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल है। स्पर्मेटोगोनियम सेल कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ये कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। उसमें से जो टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनियम है, जो टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनियम है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये आपको नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो टाइप बी वाले जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ फेज दिखाते हैं। क्या करते हैं, ये ग्रोथ फेज दिखाते हैं। Some of the spermatogonium called primary spermatocyte periodically undergo meiosis। तो ये ग्रोथ फेज दिखा के क्या करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब तक मियोसिस नहीं होता, जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक आपका डिप्लॉयड सेल ही रहेगा। यहाँ पे कंटिन्यू माइटोसिस ही हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यू माइटोसिस ही हो रहा है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर कंटिन्यू हमको क्या देखने को मिल रहा है, माइटोसिस ही देखने को मिल रहा है। यस एवरीबॉडी, ओके। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियोसिस करेंगे, और मियोसिस में हमको क्या देखने को मिलता है, पहले तो आपको रिडक्शन डिवीजन करके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिलता है। ये देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करता है तो आपको स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मियोसिस हो गया मतलब रिडक्शन डिवीजन हुआ, मतलब ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। ठीक है, ओके। सो अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्या बनाएगा, दो इक्वल हेप्लॉइड सेल्स बनाएगा, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैं आपको कब से यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये माइटोसिस करता है। टाइप ए और टाइप बी के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। टाइप बी वाला आगे जाके मियोसिस करेगा। तो मियोसिस 1 के वजह से आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं जो हेप्लॉइड होते हैं, और फिर मियोसिस 2 में आपको स्पर्मेटिड्स मिलते हैं जो हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहे हैं, और ये हेप्लॉइड है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो आपको 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आपको 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। ये देखो ये है आपके 4 स्पर्मेटिड्स। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसको आप बोल सकते हो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ की यानी कि यहाँ पर आपके सेल का डिवीजन हुआ, इसीलिए साइटो वर्ड यूज किया। ठीक है, ओके। तो अब आपको फाइनली मिल गए स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स मिले। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटिड्स के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर है, मियोसिस 2 का जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। तो स्पर्मेटिड्स का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 23। स्पर्मेटिड्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 23। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 23। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, मैच्योर स्पर्म बनाने वाले हैं। ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, मैच्योर स्पर्म बनाने वाले हैं। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, जब आपका स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। So the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस आपके जो स्पर्म हेड है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, देखो स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद अपने जो स्पर्म का हेड होता है ये किसके पास जाके चिपक जाता है, ये जाके चिपक जाता है सर्टोली सेल के पास। देखो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड अटैचेस टू द सर्टोली सेल। ये देखो ये अपना सर्टोली सेल है, ये अपना क्या है, ये अपना सर्टोली सेल है और ये अपना स्पर्म का हेड है। तो ये स्पर्म हेड किधर चिपक रहा है, ये स्पर्म हेड सर्टोली सेल के पास जाके चिपक रहा है ताकि वो उससे नरिशमेंट ले सके। बार बार मैं आपको बता रही हूँ सर्टोली सेल का एक ही काम होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो नाउ दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जब ये स्पर्म आपके फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये निकल जाएंगे और अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे ल्यूमेन में ये एंटर करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, जो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया। तो पहले आपका होगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस और फिर स्पर्मिएशन, यानी कि अब आपके स्पर्म आगे ट्रैवल करने के लिए रेडी है। ठीक है, जो यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के दौरान। So spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। अब देखो यहाँ पे हमको हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बताया है। ओके, हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम उसके हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, जब हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब हमारे मेल्स प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो हमारे मेल्स का जो हाइपोथैलेमस है, मेल्स के ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, ये अपना हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। हाइपोथैलेमस से यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे हमको पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती हुई दिखाई देती है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो बनता है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक FSH जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक LH जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन क्या करेगा, ये देखो ये FSH हार्मोन क्या करेगा, FSH हार्मोन आगे जाके सर्टोली सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगा। FSH हार्मोन क्या करेगा, FSH हार्मोन आगे जाके सर्टोली सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगा। LH हार्मोन का दूसरा नाम है ICSH। रुको मैं दूसरा कलर का मार्कर लेती हूँ। LH हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, ICSH। ICSH म्हणजे काय असतं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये जो LH हार्मोन है ये लेडिक सेल्स को मैच्योर करता है। ये LH हार्मोन क्या करता है, लेडिक सेल्स को मैच्योर करता है। और FSH हार्मोन क्या करता है, सर्टोली सेल्स को मैच्योर करता है। देखो हमने यहाँ पर देखा ना सर्टोली सेल्स का क्या फायदा होता है। सर्टोली सेल्स क्या करने में हेल्प करते हैं बेटा, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और ये जो लेडिक सेल्स है जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स है जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। क्या करते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। तो आपके हाइपोथैलेमस से जो GnRH हार्मोन बनता है, हाइपोथैलेमस से जो GnRH हार्मोन बनता है वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से दो हार्मोन्स, FSH एंड LH। FSH हार्मोन आपके सर्टोली सेल्स को मैच्योर करता है और LH हार्मोन आपके लेडिक सेल्स को मैच्योर करता है। और ये कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो अब सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स आपका इनहिबिन हार्मोन बनाते हैं। ये यहाँ पे कौन सा केमिकल बनता है, इनहिबिन हार्मोन बनता है। और यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का पाथवे होता है। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये आपके एंड्रोजन बनाते हैं। कौन सा मेजर एंड्रोजन बनता है आपके लेडिक सेल से, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा मेल एंड्रोजन बनता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, ये हमारे स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करता है। वैसे तो टेस्टोस्टेरॉन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज के ऊपर टारगेट करता है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ एक्सेसरी सेकेंडरी ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाना ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस स्केलेटन मसल में, बोन का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ओके, विटामिन D का फॉर्मेशन, देन सेक्स ड्राइव इन द मेल्स, ये सब अपने टेस्टोस्टेरॉन का कमाल होता है। तो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन बनेगा, टेस्टोस्टेरॉन के वजह से स्पर्म डेवलपमेंट होगा, सर्टोली सेल्स के वजह से भी स्पर्म डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब समझो कि आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के स्पर्म्स बन गए हैं और स्पर्म का ओवरलोड हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पर्म्स का ओवरलोड हो रहा है। तो कुछ समय के लिए जब हमको स्पर्म का फॉर्मेशन रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, इनहिबिन हार्मोन बनाते हैं। यानी कि हमारा जो सर्टोली सेल है वो क्या बनाने लग जाता है, इनहिबिन हार्मोन बनाने लग जाता है। इनहिबिन हार्मोन का नाम, फंक्शन नाम से ही समझ में आना चाहिए। इनहिबिन मतलब क्या होता है, इनहिबिट करना। ये क्या इनहिबिट करेगा मैम,
ये आपके FSH हार्मोन का फॉर्मेशन इनहिबिट करता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है, FSH हार्मोन को थोड़े टाइम के लिए रोक देना कि भाई स्पर्म ओवरलोड हो गया है, अब रुक जा, थोड़े टाइम के लिए स्पर्म को मत बना। तो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये आपके सेरोटोनिन सेल्स में ही बनता है और ये FSH हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है। और आपका ये जो LH हार्मोन के वजह से टेस्टोस्टेरॉन बना था, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जब स्पर्म्स का ओवरलोड हो जाता है तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नेगेटिव फीडबैक देता है और ये डायरेक्ट आपके हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि रुक जाओ, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सिबिट हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, तो ये हार्मोनल रेगुलेशन समझना आपको बहुत जरूरी है। देखो इधर पे क्या बताया गया है, जो स्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, किसकी वजह से, GnRH हार्मोन की वजह से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मदद से। किसकी मदद से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर बनता है, ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है। जैसे जैसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH एक्ट ऑन दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। इट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर आपके दो हार्मोन्स बनते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स। LH हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, देखो LL, ऐसा आप याद रख सकते हो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम याद रखो, ICSH, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लेडिक हार्मोन, मतलब लेडिक सेल्स बोलो या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलो, दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, LH हार्मोन। ये LH हार्मोन क्या करता है, ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसमें आपके मेल एंड्रोजन बनना स्टार्ट होते हैं। स्पेशली कौन सा एंड्रोजन बनना स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये एंड्रोजन क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को फास्ट करता है, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को ये जल्दी 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 दौड़ाता है। और आपका जो सेकंड हार्मोन बना है FSH, इसका काम होता है फॉलिकल्स बनाना। तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और ये सर्टोली सेल्स को सिग्नल देता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का डेवलपमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का डेवलपमेंट करो। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपके सर्टोली सेल्स की मदद से स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प होती है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना है, स्पर्मेटिड से आपको स्पर्म बनाना है। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बीच में सर्टोली सेल्स का रोल आता है। किसका रोल आता है, सर्टोली सेल्स का रोल आता है। क्योंकि जब आपके स्पर्म सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो उनकी टेल डेवलप हो जाती है, उनके सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब कमाल होता है सर्टोली सेल्स का। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो आई होप आपको हार्मोनल रेगुलेशन समझ में आ गया होगा कि आपका जो इनहिबिन हार्मोन है ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH हार्मोन को जब आपका स्पर्म ओवरलोड हो जाता है, और बदले में आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और आपके हाइपोथैलेमस को भी कि बस करो, अभी स्पर्म्स का ओवरलोड हो गया। अब हम बात करेंगे एक सिंगल स्पर्म की। अब हम बात करेंगे एक सिंगल स्पर्म की। एक सिंगल स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है, ये देखो, ये है अपना एक सिंगल स्पर्म का स्ट्रक्चर। सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमको मेजर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है उसका हेड वाला रीजन, एक होता है नेक, एक होता है मिडल पीस। 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड द टेल इज द फोर्थ पार्ट। तो आपको 4 अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं। देखो हेड वाला रीजन कैसा दिखाई दे रहा है, आपको कोनिकल दिखाई दे रहा है। हेड वाला रीजन हमको कैसे दिखाई दे रहा है, कोन शेप का दिखाई दे रहा है। तो हमारे स्पर्मेटिड में देखो, मैं यहाँ पर एक स्पर्मेटिड बना रही हूँ, ये स्पर्मेटिड के अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया। स्पर्मेटिड के पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, स्पर्मेटिड का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या बन जाता है, एक्रोसोम बन जाता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या बन जाता है, एक्रोसोम बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका नीट और सीईटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, आपके नीट और आपके सीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्रोसोम कौन से सेल ऑर्गेनल से बना है। तो ये एक्रोसोम आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन गया है। आपके न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, ये सेंट्रियोल्स आपके नेक वाले रीजन में आ जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल म्हणजे काय असतं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मतलब क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक है। प्रॉक्सिमल मतलब नियर, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, नियर, जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो फीमेल के ओवा का मियोसिस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कब हेल्प आएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल फर्टिलाइजेशन के वक्त देखने को मिलता है। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट हेल्प करने में अरेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपका आता है मिडल पीस, यानी कि जो
आपके नेक के नीचे वाला रीजन होता है, तो मिडल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। हमारे स्पर्मेटिड में देखो, यहाँ पर मैंने आपका स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर बनाया, देखो किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है, किस तरीके से स्पर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में आपके मिडल पीस में आ जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलती है, हमारे स्पर्म की टेल को एनर्जी मिलती है। स्पर्म की टेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि वो स्विम कर सके। ओके, और फाइनली आता है अपना टेल का डेवलपमेंट। तो ये जो टेल के फाइबर्स हैं, ये भी आपके डिस्टल सेंट्रियोल से बने हैं। ये जो टेल का फाइबर है, ये किसकी मदद से बना है, डिस्टल सेंट्रियोल की मदद से बना है। ठीक है, तो ये था आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। हमारा स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, मतलब इसको आप ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिंगल स्पर्म आपको माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलेगा। हमारा स्पर्म के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, हमारे स्पर्म में होता है हेड वाला रीजन, नेक वाला रीजन। सी, हेड इज द फर्स्ट रीजन, नेक इज द सेकंड रीजन, मिडल पीस इज द थर्ड रीजन एंड टेल इज द फोर्थ रीजन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करता है। एनवेलप करना यानी कि कवर करना, सो इट कवर्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। ये देखो, ये जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा 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 बॉडी कवर करता है अपने स्पर्म का। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। ये देखो, स्पर्म हेड में क्या प्रेजेंट है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा इलोंगेटेड फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पे ये देखो, ये अपना स्पर्म का न्यूक्लियस है, जो थोड़ा सा ओवल शेप में है, जिसको हम बोलते हैं इलोंगेटेड न्यूक्लियस, जो खिंच जाता है। ओके, The anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome। तो ये जो cap-like structure आपको यहाँ पर दिख रहा है acrosome, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं अपने स्पर्म के हेड में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कब यूजफुल होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन करना होता है। ये देखो, ये आपका जो स्पर्म है, ये आपका जो स्पर्म है, जब इसको ओवा के अंदर घुसना होता है, हमारे एग के अंदर घुसना होता है, तो हमारे एग के बाहर जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं ना, ये जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, एग के पास जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं, ये आपस में हाइलुरोनिक एसिड की मदद से चिपके हुए हैं। ये आपस में किसकी मदद से चिपके हुए हैं, हाइलुरोनिक एसिड की मदद से ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अब अगर इस स्पर्म को अंदर जाना है, तो उसको इस कोरोना रेडिएटा के सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कोरोना रेडिएटा के सेल को ब्रेक करने के लिए हमारे स्पर्म के एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होती है। और कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है स्पर्म के हेड में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि हैलुरोनिक एसिडेज, हैलुरोनिडेज। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है हैलुरोनिडेज, हैलुरोनिडेज। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसको लिख के लो। तो आपका जो फीमेल का एग है, उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है कोरोना रेडिएटा की, उस कोरोना रेडिएटा को दूर करने के लिए हमारे स्पर्म के पास जो एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम से आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है। कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है, हैलुरोनिडेज, जो स्पर्म को एग के अंदर एंट्री लेने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स, जो हमको फर्टिलाइजेशन के वक्त काफी ज्यादा हेल्प करती है। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में हमको क्या देखने को मिलता है, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जो हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग के टाइम पे। तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो, स्पर्म को ओवा तक अगर पहुंचना है, तो उसको बहुत फास्ट स्विमिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत फास्ट स्विमिंग करना पड़ेगा। बेसिकली जब स्पर्म फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ये आपका फीमेल का वजाइना है, फीमेल का वजाइना काफी ज्यादा एसिडिक होता है, फीमेल का वजाइना काफी ज्यादा एसिडिक होता है। तो समझो आपके 200-300 मिलियन स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें से 40% स्पर्म्स तो वजाइना में ही डेड हो जाते हैं, इतने एसिडिक पीएच के वजह से। जो बचे कुछ स्पर्म्स हैं, वो जैसे तैसे आपके सर्विक्स तक पहुंचते हैं, और सर्विक्स तक पहुंचने के बाद भी बहुत सारे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो सर्विक्स तक पहुंचने के बाद भी इन स्पर्म्स को क्या करना पड़ता है, हमको इनकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है, कैपेसिटेशन करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका स्पर्म अगर मैच्योर हो गया है और वो फीमेल के वजाइना में एंटर कर गया है, तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, देखो इधर पे क्या बोला गया है, ये कहाँ गए हम, ह्यूमन मेल जब इजैकुलेट करता है, जब ह्यूमन मेल एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और एक बार इजैकुलेट करता है, तो वन इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एक बार इजैकुलेट करने से कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200-300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कोइटस करने के टाइम पे, एक बार इजैकुलेट करने से यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे 200-300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ओके,
एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अभी समझो ये जो 200-300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, इसमें से कम 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज होना चाहिए, और उसमें से भी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स का स्पीड अच्छा होना चाहिए, उनका स्विमिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। धीरे 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 स्विम करेंगे तो ओव्यूलेशन के पीरियड तक हमारे स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर हमारा एग नॉन वायबल हो गया तो फिर तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो दैट इज वाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके जो स्पर्म्स रिलीज हुए हैं उसमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स हेल्दी होने चाहिए, उनका शेप और उनका साइज हेल्दी होना चाहिए, और उनमें से भी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स की स्पीड विग्रस होनी चाहिए। स्पीड कैसी होनी चाहिए? विग्रस। विग्रस मतलब फास्ट स्विमिंग होनी चाहिए। और स्पर्म्स को ये फास्ट स्विमिंग करने के लिए कौन हेल्प करता है? सेमिनल वेसिकल। याद है आपको, सेमिनल वेसिकल में से जो फ्रुक्टोज रिलीज होता है, ये फ्रुक्टोज क्या करता है? हमारे स्पर्म्स को स्विम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देता है। तो हमारे स्पर्म्स के पास एटलीस्ट 40% स्पर्म्स के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कम से कम स्विम कर सके। समझो अगर मैं 100 स्पर्म्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, समझो अगर 100 स्पर्म्स रिलीज हुए हैं तो इसमें से 60% स्पर्म्स का साइज अच्छा होना चाहिए, यानी कि कम से कम 60% अगर मैं बोलूं तो 60 स्पर्म्स का साइज बराबर होना चाहिए, और इसमें से भी 40% स्पर्म्स का स्पीड अच्छा होना चाहिए। 40 इसका साइज और शेप यानी कि स्ट्रक्चर, और इसका स्पीड। और 40% स्पर्म्स की बात करें मतलब कम से कम 40 स्पर्म्स तो फास्ट स्पीड से हो जो आपके एग तक पहुंच सके। अगर एकदम धीरे धीरे करेंगे तो भैया फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, ओके। तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। जब हम स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। स्पर्म रिलीज करके किधर जाते हैं? एक्सेसरी डक्ट के पास जाते हैं, यानी कि ये वाला डायग्राम अब अपने पिक्चर में आ जाता है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। ये देखो, अपने स्पर्म्स जब मेच्योर हो जाएंगे, रिलीज होकर ल्यूमेन में जाएंगे, फिर ल्यूमेन से ये आपके रेटिटेस्टिस के पास जाएंगे, रेटिटेस्टिस से ये आपके वासा इफ्रेंशिया के पास जाएंगे। देखो मैं इधर लिखती हूँ, स्पर्म यहाँ पर लिख देती हूँ। जब हमारे स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था ना, किधर गया चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। जब हमारे स्पर्म मेच्योर हो जाते हैं, ये देखो, जब हमारे स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जाते हैं, फिर वहां से रेटिटेस्टिस के पास जाते हैं। रेटिटेस्टिस से ये देखो, ये आपका ऐसा टेस्टिस वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होके आपका इकट्ठा होके क्या बनता है? रेटिटेस्टिस बनता है। फिर रेटिटेस्टिस का स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाता है? यहाँ से वासा इफ्रेंशिया निकलता है। ये आपका वासा इफ्रेंशिया, ये आपका रेटिटेस्टिस है, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया आगे जाके किससे कनेक्ट होगा? वासा इफ्रेंशिया आगे जाके एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होगा। तो स्पर्म्स आपके एपिडिडाइमिस के पास जाएंगे, और एपिडिडाइमिस से स्पर्म आगे किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे वासा डिफरेंस के पास। किसके पास जाएंगे? ये वासा डिफरेंस के पास। और वासा डिफरेंस या आगे जाके किधर ओपन होगा? आपके सेमिनल वेसिकल में। तो स्पर्म वासा डिफरेंस के पास जाते हैं, वास डिफरेंस से स्पर्म आपके जाते हैं सेमिनल वेसिकल के पास, और सेमिनल वेसिकल से उनको मिलता है ढेर सारा फ्रुक्टोज और ढेर सारे एंजाइम्स और ढेर सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जिसकी मदद से स्पर्म फिर जाते हैं हमारे यूरेथ्रा के पास। सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सारी चीजें इकट्ठा करते हुए हमारे स्पर्म्स फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? स्पर्म्स फाइनली पहुंचते हैं यूरेथ्रा के पास, और यूरेथ्रा से ये एंट्री लेते हैं पीनस में, और पीनस से ये फाइनली हो जाते हैं इजैक्यूलेट। फाइनली इनका क्या हो जाता है? इजैक्यूलेशन। और फाइनली ये कहाँ एंटर करते हैं? फीमेल के वजाइना में, यानी कि इंसेमिनेशन। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है खत्म। तो ये आपके एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सेक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से आपको प्रोस्टेटिक एंजाइम्स मिलेंगे, यानी एसिड फॉस्फेटेज एंड कैल्शियम वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह, जिसकी वजह से आपके स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ेगी। ओके, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेमिनल वेसिकल का लिक्विड प्लस आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड प्लस आपके कॉपर्स ग्लैंड का लिक्विड मिलके क्या बनता है? सीमेन बनता है। और सीमेन के अंदर आपके 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो आपके ये जो एक्सेसरी डक्ट है और ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, इनका फंक्शन कौन मेंटेन करके रखता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बनता है? आपके लेडिक सेल से। कहाँ से बनता है? आपके लेडिक सेल से। और लेडिक सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन किधर आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे आता है? जीएनआरएच हार्मोन की मदद से। ये देखो, ये जो हार्मोनल रेगुलेशन हमने देखा था, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, यस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से आया? लेडिक सेल से। लेडिक सेल्स के पास कहाँ से हार्मोन आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कहाँ से हार्मोन आया? जीएनआरएच से। और जीएनआरएच कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से।
तो आई होप आपको एटलीस्ट मेल हार्मोन का डेवलपमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, पक्का 100%। ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट के साथ। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम मिलती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम अगर मैं एक वीडियो भी दे रही हूँ तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करके दे सकूँ। तो मेल गैमेट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेल गैमेटोजेनेसिस का यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पाथवे दिया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। मेल्स में गैमेट डेवलपमेंट कब होता है? प्यूबर्टी के वक्त। तो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होता है टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कंटिन्यूअस माइटोसिस करके आपका सेम डिफरेंशिएशन करके क्या बनाता है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाता है। इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आगे जाके ग्रोथ दिखाते हैं और उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 का डिवीजन होता है तो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हेप्लॉयड इन नेचर। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में आपको 4 हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को? हम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर इसके बाद आपका स्पर्मेटिड जब आगे जाके डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ बनाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है और ये सारा प्रोसेस किधर होता है? सेरोटोली सेल्स के पास। फिर सेरोटोली सेल से जब आपके स्पर्म डिटैच हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम स्पर्मिएशन। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। अगर आपको पूछा गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं तो आप क्या बोलोगे? 4 स्पर्म्स बोलोगे। ठीक है, कैसे? खुद अपना लॉजिक लगा के बोलो, मैं बोल रही हूँ इसलिए हाँ में हाँ मत मिलाओ। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आपके स्पर्म्स है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिलते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मिलते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डबल, ओके, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 4 स्पर्म्स, और अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो 2 स्पर्म्स। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम फीमेल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि फीमेल्स में गैमेट का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ फीटस। जब हमारा जो फीटल लाइफ होता है, जब हमारी फीमेल फीटस होती है, ठीक है, यानी कि जब हमारी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके वुम्ब में जो फीटस होता है, जो फीमेल फीटस होता है, जब वो 2-3 महीने का होता है, उसी टाइम पे फीमेल की बॉडी में फीटल लाइफ के टाइम पे ही गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भले ही एंड नहीं होता, ये एंड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या प्यूबर्टी के वक्त पे, पर फीटल लाइफ में ही फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में हमने क्या देखा था कि भैया मेल्स के गैमेट बनते हैं प्यूबर्टी में, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स के गैमेट कब बनते हैं? जब फीमेल फीटस के फॉर्म में होती है, जब वो 2-3 महीने की होती है, तभी उसके बॉडी में गैमेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत में अप्रोक्सीमेटली कितने जर्मिनल सेल्स होते हैं? शुरुआत में जब हमारी फीमेल फीटस के फॉर्म में होती है तो इसकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जर्मिनल सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? 1 मिलियन जर्मिनल सेल्स होते हैं। ये 1 मिलियन जर्मिनल सेल्स जैसे जैसे हमारा फीटस बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका बर्थ होगा, मतलब समझो ये फीटस का बर्थ हुआ, तो बर्थ होते होते बहुत सारे जर्मिनल सेल्स डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, डीजनरेट होते जाते हैं। तो बर्थ के टाइम पे फीमेल के बॉडी में कितने स्पर्म्स बचते हैं? कुछ अप्रोक्सीमेटली 90,000। कितने बचते हैं? कुछ चलो 1 लाख पकड़ लो। कितने पकड़ लो आप? 1 लाख जर्मिनल सेल्स पकड़ लो। ठीक है, 1 लाख जर्मिनल सेल्स बचते हैं। अब ये 1 लाख जर्मिनल सेल्स आगे जाके जैसे जैसे हमारी फीटस बड़ी होगी, अडल्टहुड में एंटर करेगी, उसका चाइल्डहुड पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे समझो ये बीच में आता है अपना फीटस का चाइल्डहुड, और जैसे जैसे हमारी फीटस अडल्ट होते जाएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि फीटस के 1 लाख जर्मिनल सेल्स में से कितने जर्मिनल सेल्स बचे? अप्रोक्सीमेटली 60,000। कितने बचे? अप्रोक्सीमेटली 60,000। तो ये जो बीच बीच में डीजनरेशन हो रहा है हमारे फॉलिकल्स का, प्रिमोडियल फॉलिकल्स को, जर्मिनल सेल्स को या प्रिमोडियल फॉलिकल बोलते हो, तो ये जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स का जो डीजनरेशन हो रहा है, इस डीजनरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। इस डीजनरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एट्रेसिया, यानी कि डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? ऑलराइट। तो अब देखो क्या बताने जा रही हूँ मैं आपको कि फीमेल का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जिसको आप प्राइमरी फॉलिकल, प्रिमोडियल फॉलिकल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रिमोडियल फॉलिकल। देखो मैं आपको ओवरी का डायग्राम दिखाती हूँ।
कौन सा डायग्राम दिखाने वाली हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये देखो, ये अपने ओवरी का टीएस है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो ओवरी का डायग्राम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि ओवरी का जो स्ट्रोमा वाला रीजन होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है मेड्यूला यानी कि सेंटर रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स यानी कि आउटर रीजन। कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमको ढेर सारे जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम से अराइज होते हैं आपके प्रिमोर्डियल फॉलिकल, जो फीटस के स्टेज में हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल आगे जाके डेवलप होकर बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि आपका जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल के अंदर आपका प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, फिर प्रिमोर्डियल फॉलिकल से आपका प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल में भी आपका प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। फॉलिकल मतलब क्या होता है? फॉलिकल मतलब क्या होता है? ये आपका जो oocyte है, इसके बाहर ऐसे बहुत सारी लेयर्स जो बनती जाती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की। ये ग्रैन्युलोसा सेल की जो लेयर बनती है, इस लेयर को हम बोलते हैं फॉलिकल। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इस लेयर को हम बोलते हैं फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल के पास एक ही लेयर होती है, ठीक है, ओनली वन लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल के पास दो लेयर होती हैं और टर्शरी फॉलिकल्स के पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बस फर्क यही है। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, टर्शरी फॉलिकल में आपका सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। फॉलिकल अलग है, oocyte अलग है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम है, मतलब ये अपना ओवरी वाला सेल है, ये अपने जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है। ये वाले जो सेल्स है ये अपने जर्मिनल एपिथेलियम है, जो फीमेल के फीटस के स्टेज में प्रेजेंट है। ये कंटिन्यू माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? ये बहुत सारे एग मदर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बहुत सारे एग मदर सेल बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं oogonia। जैसे मेल के स्पर्म मदर सेल को हमने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनियम। मेल के मदर सेल को हमने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनियम। वैसे फीमेल के मदर सेल को हम क्या बोलते हैं? oogonia। ओके, oogonia आगे जाके क्या करेगा? आपका कुछ सिलेक्टिव oogonia जो हेल्दी oogonia होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस माइटोसिस करते रहते हैं और कुछ oogonia आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ सिलेक्टिव oogonia क्या करते हैं? माइटोसिस करके अपना साइज बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं? माइटोसिस करके अपना साइज बढ़ा लेते हैं, ग्रोथ में इंक्रीज हो जाते हैं। और माइटोसिस करने के बाद, यानी कि जब इनकी ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ होने के बाद हमको क्या देखने को मिलता है? ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये प्राइमरी oocyte में। तो हमारा जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो भी डिप्लॉयड है, oogonia भी डिप्लॉयड है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी oocyte है ये भी डिप्लॉयड है, ये प्राइमरी oocyte जो है ये भी डिप्लॉयड है। अब प्राइमरी, जब तक मियोसिस स्टार्ट नहीं होता, जब तक मियोसिस स्टार्ट नहीं होता, ये देखो, ये अपना ग्रोथ फेज है, ये अपना मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज फीमेल के बॉर्न होने से पहले हो रहा है, ग्रोथ फेज भी फीमेल के बॉर्न होने के पहले हो रहा है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte का जो मियोसिस है, ये प्राइमरी oocyte का जो मियोसिस है, ये बेसिकली फीमेल के फीटस स्टेज में ही अटक जाता है। मियोसिस का जो डिप्लोटीन वाला स्टेज होता है, मियोसिस का जो डिप्लोटीन वाला स्टेज होता है, प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटीन वाला स्टेज होता है, वो आपके फीटस वाले स्टेज में ही अटक गया है। प्राइमरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे मियोटिक अरेस्ट हो गया है, ठीक है। ये मियोसिस कब कंप्लीट होगा? जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करेगी, जब अपनी फीमेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, तब आपका ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte बनाएगा। ये अपना प्राइमरी oocyte क्या करेगा? अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte बनाएगा। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ हमको यहाँ पर पोलर बॉडीज भी देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी oocyte के साथ हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। और फिर ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ेगा। सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ती है और सेंट्रियोल्स फीमेल के एग में नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स फीमेल के एग में नहीं होते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स हमारी फीमेल को स्पर्म से मिलता है। तो फीमेल का जो कंप्लीट मियोसिस 2 है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही कंप्लीट होता है। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे जो oocyte रिलीज होता है, जब अपनी फीमेल के ग्राफियन फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ये जो ओवम निकल रहा है, ये ओवम एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है। ये ओवम एक्चुअली क्या है? सेकेंडरी oocyte है, जिसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल से जो एग निकलता है वो एक्चुअली आपका सेकेंडरी oocyte होता है। इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। देखो इधर पे आपको थ्योरी पढ़ के मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis मतलब क्या होता है?
ओवा का डेवलपमेंट। तो oogenesis यानी कि फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेल डेवलपमेंट से अलग क्यों है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि oogenesis फीमेल्स में कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हमारी फीमेल फीटस के फॉर्म में होती है, जब हमारी फीमेल फीटस के फॉर्म में होती है तभी उसकी बॉडी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ओके, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स दैट इज oogonia आर फॉर्म्ड, कपल ऑफ मिलियन गैमेट यानी कि मिलियंस ऑफ oogoनियल सेल्स बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हमारे फीमेल के फीटस में हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक ओवरी में आपको मिलियंस ऑफ oogoनियल सेल्स देखने को मिलते हैं और आगे जाके धीरे धीरे क्या होगा, इनका डीजनरेशन होगा। आपका फीटल ओवरी में जो oogonia बना है इनका आगे जाके डीजनरेशन होगा। अब आपको इसमें और एक्स्ट्रा oogonia देखने को नहीं मिलेंगे। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद एक्स्ट्रा oogoनियल सेल्स नहीं बनते हैं। बर्थ के पहले जितने oogoनियल सेल्स बनने थे बन गए, अब सिर्फ oogoनियल सेल्स का पॉपुलेशन कम होते जाएगा। मतलब समझो पहले 1 मिलियन oogoनियल सेल्स थे, तो अब ये कम होके आपके 1 लाख में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो डीजनरेशन होता है उस डीजनरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया। उस डीजनरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एट्रेसिया। तो दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके ये जो 1 मिलियन oogoनियल सेल्स है ये क्या करते हैं, ये डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ये आपके मियोसिस तक पहुंच जाते हैं। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये अटक जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस 1 कौन से स्टेज पे अटकता है। बहुत सारी बुक में आपको डाइकाइनेसिस दिया होगा, बहुत सारी बुक में आपको डिप्लोटीन दिया होगा। तो डिप्लोटीन वाला आंसर इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। अगर आपको एमसीक्यू में ऑप्शंस आए, डाइकाइनेसिस भी है, डिप्लोटीन भी है, तो आप डिप्लोटीन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। डिप्लोटीन वाला जो स्टेज है वो अपनी फीमेल का अटक जाता है। ओके, तो आपकी फीमेल की जो ओवरी है, आपकी फीमेल की जो ओवरी है उसमें हमको प्राइमरी oocyte तक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है। ये जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन है बच्चा, ये कंप्लीट नहीं होता है, ये अरेस्ट हो जाता है। कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, ये डिप्लोटीन के स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। ओके, ऑल राइट। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and it is called primary follicle। तो अब क्या होगा, अब आपका मियोसिस स्टॉप हो गया है। देखो इधर पे ये अपना oogoनियल सेल है, ये अपना क्या है, ये अपना oogoनियल सेल्स है। oogoनियल सेल में कंटिन्यू माइटोसिस होता है। माइटोसिस की वजह से ये अपना डिप्लॉइड सेल है। माइटोसिस की वजह से हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte मिलेगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, प्राइमरी oocyte मिलेगा। ये प्राइमरी oocyte मियोसिस करना स्टार्ट करता है। ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, ये मियोसिस करना स्टार्ट करता है। मियोसिस 1 के फेज में ये एंटर करता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte बनाने से पहले ये अरेस्ट हो जाता है। ये मियोसिस 1 में एंटर करता है लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है। तो अरेस्टेड स्टेज में हमको जो प्राइमरी oocyte देखने को मिल रहा है, ये जो अरेस्टेड स्टेज में हमको जो प्राइमरी oocyte देखने को मिल रहा है, ये प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉयड ही है। ये प्राइमरी oocyte कैसा है, अपना डिप्लॉयड ही है, बट ये अरेस्टेड है। कौन से स्टेज पे अरेस्टेड है, ये मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड है। कौन से स्टेज पे अरेस्टेड है, मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड है। अब ये फीमेल की ओवरी में ऐसा ही रहेगा। अब हमारा जो फीटस है वो फीटस धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा, उसका बर्थ हो जाएगा। बर्थ होने के बाद वो डॉटर बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो अपने चाइल्डहुड में एंटर करेगी। चाइल्डहुड में एंटर करने के बाद भी उसके प्राइमरी oocyte में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो अडल्टहुड में एंटर करती है, जैसे ही हमारी फीटस अडल्टहुड में एंटर करती है, उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब वो चाइल्डहुड में एंटर करती है ना, तो प्राइमरी oocyte में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्राइमरी oocyte में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्राइमरी oocyte में फॉलिकुलर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे फॉलिकुलर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। इन फॉलिकुलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो जब आपके प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बनती है, तो ऐसे प्राइमरी oocyte को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब आपके प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बनती है, जब आपके प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बनती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये देखो, ये मेरा प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर बनी, तो इसको मैं बोलूंगी प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलूंगी इसको मैं, प्राइमरी फॉलिकल। इसका मियोसिस 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये डिप्लॉयड स्टेज में है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स और ज्यादा लेयर बनाने लगते हैं। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या करते हैं, और लेयर ऐड करने लग जाते हैं। तो ये आपकी एक लेयर है ग्रैन्युलोसा सेल की, इसके ऊपर आपको और एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है, इसके ऊपर आपको और एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है। और ये सारी एक्स्ट्रा लेयर्स किसके वजह से बन रही हैं, FSH हार्मोन की वजह से बन रही है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगी जब हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी भी आपका प्राइमरी oocyte ही है, अभी भी आपका क्या है, ये प्राइमरी
oocyte ही है, ये अभी भी आपका क्या है, प्राइमरी oocyte, लेकिन फॉलिकल का लेयर बढ़ गया, इसीलिए इसको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। इसको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा लेयर बढ़ गई है। और जब इस सेकेंडरी फॉलिकल में और एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, देखो ये अपनी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, एक सेकेंड, ये अपनी सेकेंड लेयर है, इनके बाहर जब और एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ जाती है तो उस लेयर को हम बोलते हैं थेका लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, थेका। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, थेका। ओके, तब इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। तो जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, अब ये आपका बन गया टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि इसके पास आ गए आपके एक्स्ट्रा एक थर्ड लेयर आ गई, इसके पास क्या आ गई, थर्ड लेयर। लेकिन तब तक अपना मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ये टर्शरी फॉलिकल बनता है प्यूबर्टी के एज में। ये देखो यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, ये टर्शरी फॉलिकल कब बनता है, प्यूबर्टी की एज में। तो इसका मियोसिस 1 जो अटका हुआ था वो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, और अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सेकेंडरी oocyte। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो आपका हेप्लॉइड सेल है, जो आपका क्या है, हेप्लॉइड सेल है। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, आपको सेकेंडरी oocyte मिलता है, तो उसी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा पोलर बॉडी भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी भी आपका हेप्लॉइड होता है। तो प्राइमरी oocyte में देखो, प्राइमरी oocyte में ये डायग्राम देखो, प्राइमरी oocyte में जब आपका मियोसिस कंप्लीट हो रहा है, रुको आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम बताती हूँ मैं। प्राइमरी oocyte में जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, प्राइमरी oocyte में जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, ओके, तो मियोसिस 1 ओव्यूलेशन होने से पहले, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, आपका टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और उसी टाइम पे आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक सेकेंडरी oocyte मिलता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। इस फर्स्ट पोलर बॉडी का बेसिकली ज्यादा कुछ यूज नहीं है, इसका एक यूज ये है कि ये इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम करने में हेल्प करता है। यानी प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉइड था, लेकिन सेकेंडरी oocyte आपका हेप्लॉइड है, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी हेप्लॉइड है। तो क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम, लेकिन साइटोप्लाज्म ज्यादा अपना सेकेंडरी oocyte के पास आता है। ज्यादा साइटोप्लाज्म किसके पास आता है, सेकेंडरी oocyte के पास आता है। कम साइटोप्लाज्म किसके पास रहता है, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी के पास रहता है। तो फूड, क्योंकि सेकेंडरी oocyte आगे जाके आपके जाइगोट को नरिशमेंट देने वाला है, सेकेंडरी oocyte आगे जाके अपने फीटस का डेवलपमेंट करने वाला है, सेकेंडरी oocyte आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने वाला है। तो ज्यादा फूड की जरूरत सेकेंडरी oocyte को है, इसीलिए फर्स्ट पोलर बॉडी के पास साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, पूरा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास आ जाता है। तो पोलर बॉडी के पास सिर्फ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो पोलर बॉडी का यूज क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ पोलर बॉडी, तो आप बोलोगे ओनली फॉर इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन। ओनली फॉर इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी यूज होता है। सेकेंडरी oocyte में पूरा साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो इधर पे थ्योरी में आगे क्या बताया गया है, यस एवरीबॉडी। तो आपका क्या बनता है, इधर पे आपका प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 अटक गया था। ईच प्राइमरी oocyte अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा फीटस बड़ा हो रहा है, फीटस बाहर आ गया, पैदा हो गया, तो उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनती जाएगी। जब एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर बनती है तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। देखो आपको फिगर 3.7 देखने के लिए बोला गया है, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपके प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं, ठीक है। ये आपके प्रिमोडियल यानी कि आपके oogonial सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके oogonial सेल्स हैं, ओके। इनको आप जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हो। तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से आपका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से आपका बनता है टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगा। दोनों में क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी oocyte। क्योंकि टर्शरी फॉलिकल कब बनता है, प्यूबर्टी के वक्त। टर्शरी फॉलिकल कब बनता है, प्यूबर्टी के वक्त। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, यानी कि सेकेंडरी oocyte बन गई है। आपकी क्या बन गई है, इधर पे टर्शरी फॉलिकल में आपका सेकेंडरी oocyte बन गया है, यानी कि आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, ठीक है। तो अब देखो इधर आगे थ्योरी में क्या बताया गया है। A large number of these follicles degenerate, धीरे धीरे करके आपके प्रिमोडियल फॉलिकल्स, यहाँ पर फॉलिकल वर्ड जो यूज किया है यहाँ पे आप लिखोगे प्रिमोडियल फॉलिकल। क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिमोडियल फॉलिकल्स। तो बहुत सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स क्या करते हैं, डीजनरेट होते जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आपकी फीटस जब पैदा होती है तो पैदा होने के बाद वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो ये 10-12 साल का लंबा प्रोसेस है। तो इतने लंबे प्रोसेस में बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, और इस डीजनरेशन वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया। मैं आपको बार बार ये नाम बता रही हूँ, इस डीजनरेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
एट्रेसिया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डीजनरेशन हमको देखने को मिलता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो यहाँ पर आपके कितने फॉलिकल्स बचे हैं, प्रिमोडियल बोलो या प्राइमरी फॉलिकल बचो, कितने फॉलिकल्स बचे हैं, सिर्फ 60,000 to 80,000। मतलब देखो ये डायग्राम देखो सब लोग, ये ओवरी वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं, यहाँ पर कितने सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं। यस एवरीबडी, कैन यू सी दिस प्रॉपर्ली? लेट मी जस्ट इरेज इट। यहाँ पर कितने सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे, ये डीजनरेट हो गए, गिने चुने प्राइमरी फॉलिकल बचे। क्या बचे आपके? गिने चुने प्राइमरी फॉलिकल बचे हैं। ओके, सो 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं जब हमारी फीमेल प्यूबर्टी के एज में एंटर करती है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थेका लेयर्स व्हिच आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। थेका मतलब क्या होता है? थेका का मतलब होता है लेयर। थेका मतलब क्या होता है? लेयर। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड होते जा रही है, और इन एक्स्ट्रा लेयर्स कहाँ से ऐड हो रही है? ये ग्रैन्युलोसा सेल्स से ऐड हो रही है। ये देखो, मैं आपको यहाँ पर आपके ओवरी का एक सेकेंडरी oocyte का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका ग्रैन्युलोसा का सेल है, ये आपका ग्रैन्युलोसा का सेल है। ग्रैन्युलोसा सेल से आपका थेका लेयर बनता है, ग्रैन्युलोसा सेल से आपके एक्स्ट्रा मल्टीपल लेयर्स बनते हैं, यानी थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना, ये आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं। तो जैसे जैसे आपके फॉलिकल्स डीजनरेट होते जाएंगे वैसे वैसे कुछ फॉलिकल्स जो बचे हैं उनमें एक्स्ट्रा लेयर्स बनते जाएंगे, और उन एक्स्ट्रा लेयर्स को फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। उन एक्स्ट्रा लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल में भी अभी तक प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, यानी कि इसका मियोसिस 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंडरी फॉलिकल जब आपका टर्शरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होगा तब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। ये देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो, सेकेंडरी आपका जो सेकेंडरी फॉलिकल है, एवरीबडी पे अटेंशन, आपका जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल प्यूबर्टी के टाइम पे जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा तब जाके इसका मियोसिस कंप्लीट होगा। तो सेकेंडरी oocyte हमको कब देखने को मिलता है? टर्शरी फॉलिकल में। कब देखने को मिलता है? टर्शरी फॉलिकल में। इतना आपको समझ में आया अच्छे से? पक्का 100%? ओके, ऑल राइट। तो हमने क्या क्या बोला यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा जो oogoonial सेल है, ये oogoonial सेल ने क्या बनाया? ये डिप्लॉयड सेल है, ये फीटस के स्टेज में हो रहा है, ठीक है। oogoonial सेल ने क्या बनाया? प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। एक्चुअली oogoonial सेल ने आपका प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 में एंटर तो किया, लेकिन इसका मियोसिस 1 का स्टेज अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इसका मियोसिस 1 का स्टेज अरेस्ट हो गया। और ये सब हमको कब देखने को मिला? फीटल लाइफ में देखने को मिला। कब देखने को मिला? जब हमारा oogonia फीटस में है, ठीक है। अब आगे जाके जैसे जैसे हमारा ये फीटस बड़ा होगा, इसका बर्थ होगा और ये अपने चाइल्डहुड में एंटर करेगा, तो इस फेज में हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अपना प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के बाहर आपको एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर देखने को मिल रही है, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर आपको और एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर देखने को मिलती है, जिसके वजह से अब ये फॉलिकल बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन जाता है? ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल। अब जाके जब हमारी फीमेल अडल्टहुड में एंटर करेगी, अब हमारी फीमेल क्या होगी? अडल्टहुड में एंटर करेगी, यानी कि उसकी उम्र 10-12 साल की हो जाएगी, उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यूबर्टी के वक्त हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो प्राइमरी oocyte था, यानी कि जो सेकेंडरी फॉलिकल था, ये जो मियोसिस 1 में अटका पड़ा था, इसका मियोसिस 1 का स्टेज कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 का स्टेज कंप्लीट होकर हमको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी oocyte जो डिप्लॉयड सेल है, इससे हमको 2 सेल्स देखने को मिलेंगे। एक बनेगा अपना सेकेंडरी oocyte और एक बनेगा अपना पोलर बॉडी। तो ये वाला जो सेल है ये बन गया अपना सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte के बाहर आपको एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलेगी, यानी कि ये पहली लेयर ग्रैन्युलोसा सेल की, ये दूसरी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल की, और इसके बाहर अब एक एक्स्ट्रा तीसरी लेयर देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं थेका। ये जो एक्स्ट्रा बाहर में रेड कलर की लेयर बना रही हूँ, इसको हम बोलते हैं थेका। तो इसको अब हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में जब हमारा oocyte आ जाता है, तब उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, और वो बन जाता है सेकेंडरी oocyte। ये जो पोलर बॉडी हमको मिलता है, इसमें आपको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फूड सारा का सारा आपके सेकेंडरी oocyte में होता है। पोलर बॉडी के पास कोई भी फूड नहीं बचता है, ठीक है। तो अब देखो इधर आगे क्या बताया गया है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शरी फॉलिकल। तो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, दिस इज अवर टर्शरी फॉलिकल, ओके। ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल था, ये आपका टर्शरी फॉलिकल है। एंड
you will see the second tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. तो बच्चा ये जो अपना tertiary follicle होता है ना, ये जो अपना tertiary follicle होता है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो oocyte है, वो oocyte एक पर्टिकुलर एंड में आ जाता है और यहाँ पर आपको ऐसे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है. इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम. तो टर्शरी फॉलिकल में थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, टर्शरी फॉलिकल में हमको एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम. ये एंट्रम आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है. इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा फ्लूइड भरा हुआ है जो हमारे टर्शरी फॉलिकल को नरिशमेंट देने में हेल्प करता है. द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन आउटर थेका, into an inner theca which is known as theca interna and an outer theca which is known as theca externa. तो अगर मैं आपको सिर्फ टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, देखो अगर मैं आपको सिर्फ टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो टर्शरी फॉलिकल के डायग्राम में हमको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा ये एक oocyte का मेम्ब्रेन है, ठीक है. ये अपना oocyte है, यहाँ पर हमारा एंट्रम वाला फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. ये अपना क्या है, ये अपना एंट्रम वाला फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है. इसके बाहर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये अपने ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं. ये अपने कौन से सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं. ग्रैन्युलोसा सेल के बाहर आपको दो लेयर्स, दो थेका की लेयर देखने को मिलेगी. ये वाली जो लेयर है ये आपकी इनर थेका लेयर है, इसको हम बोलेंगे थेका इंटरना. और इसके बाहर और एक लेयर जो आपको देखने को मिलेगी वो आपकी आउटर थेका होगी. थेका मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं थेका. तो ये जो आउटर ग्रीन कलर की लेयर मैंने बनाई है ये आउटर थेका है और ये जो इनर रेड कलर की लेयर मैंने बनाई है ये इनर थेका है. और इसके अंदर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स. अब ये टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम है. किसका डायग्राम है बच्चा, टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम है. इसमें थोड़ा सा और अरेंजमेंट होता है और डीअरेंज मतलब और थोड़े से डिफरेंशिएशन प्रोसेस होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में. किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. तो इधर देखो डायग्राम में आपको थ्योरी में आपको क्या बताया गया है. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and its first meiotic division is completed. तो टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में, इस पूरे स्टेटमेंट में आपको याद क्या रखना है कि टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में आपके प्राइमरी oocyte ने अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर लिया है, मियोसिस 1 वाला स्टेज कंप्लीट कर लिया है. और अनइक्वल डिवीजन की वजह से हमको दो सेल्स मिले हैं. एक सेकेंडरी oocyte मिला है जो हेप्लॉइड है और एक पोलार बॉडी मिली है. पोलार बॉडी के पास आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे. और साइटोप्लाज्म सारा का सारा सेकेंडरी oocyte के पास होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, आपको 3.8 फिगर देखने के लिए बोला गया है. ये देखो यहाँ पर देखो, ये आपके प्राइमरी oocyte ने प्यूबर्टी के टाइम पे अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया, आपको सेकेंडरी oocyte दिया. सेकेंडरी oocyte में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और पोलार बॉडी में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म आपके सेकेंडरी oocyte के पास चला जाता है क्योंकि सेकेंडरी oocyte को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, ऑलराइट. तो अब देखो आगे थ्योरी में क्या बताया गया है. ऑलराइट, द सेकेंडरी oocyte रिमेन्स, ये देखो द सेकेंडरी oocyte रिमेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म. तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म किसके पास चला जाता है, सेकेंडरी oocyte के साथ. कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस. तो सेकेंडरी oocyte के पास पूरा साइटोप्लाज्म आया है, उसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि बेटा सेकेंडरी oocyte ही आगे जाके ओवम बनाने वाला है और ओवम में ही आगे जाके आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला है और फर्टिलाइजेशन की वजह से आगे जाके आपका जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, इसी साइटोप्लाज्म से. यस. और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट. ये फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाके फर्दर मियोसिस नहीं करता है. ये फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाके फर्दर मियोसिस नहीं करता है. इट डू नॉट गो फर्दर मियोसिस, ये डीजनरेट हो जाता है. ओके, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. अभी मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी इस चीज को लेके कंफ्यूजन है क्योंकि पोलर बॉडी का कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है. ओके, उसका एक ही रोल होता है, वो न्यूक्लियर डिवीजन, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन करने में हेल्प करता है. मतलब सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में न्यूक्लियस इक्वल डिवाइड होना चाहिए 23-23, तभी आपको सेकेंडरी oocyte मिलता है. द टर्शरी फॉलिकल नाउ फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल. तो आपका ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये देखो ये अपना जो टर्शरी फॉलिकल है ये किस में चेंज हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा. ये अपना एंट्रम वाला लिक्विड है, ठीक है, ये एंट्रम वाला कैविटी है. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा. तो अब हमारे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, ये अपने बाहर एक स्पेशल लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा. सी प्रॉपरली, ये देखो ये वाली जो आपकी लेयर है
ये जो आपको ये वाली लेयर देखने को मिल रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। देखो ये आपका सेकेंडरी oocyte है, ये अपने सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है। ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, ये अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर आपको और ढेर सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपको और ढेर सारे सेल्स। ये पूरा का पूरा जो कैविटी है ये आपका एंट्रम वाला कैविटी है, ये एंट्रम वाला कैविटी है। एंट्रम कैविटी और जोना पेलुसिडा के बीच में आपको कोरोना रेडिएटा के सेल्स देखने को मिलेंगे और क्यूमुलस ओस्पोरस के सेल्स देखने को मिलेंगे। मतलब समझो ये अपना एंट्रम कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन से सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपके बन रहे हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स। जोना पेलुसिडा के बाहर कौन से सेल्स हैं, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं, लेट मी लेबल देम फॉर यू। ये जो अपने ब्लू वाले सेल्स हैं ये है अपने जोना पेलुसिडा वाले सेल्स, ठीक है। और ये जो रेड वाले सेल्स हमने बनाए, ये रेड वाले सेल्स कौन से हैं, ये हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स। इनके बाहर और एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बनते हैं, उनको मैं अलग कलर से बनाती हूँ। ये देखो और एक पर्टिकुलर टाइप के मल्टीपल सेल लेयर बनेगी। इस लेयर को हम बोलते हैं क्यूम्यूलस oosporus, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस oophorus, ठीक है। और इसके बाहर ओवरऑल oocyte के बाहर आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके रहते हैं पूरे के पूरे ग्रैन्युलोसा सेल्स। यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा के सेल्स प्रेजेंट है। और ग्रैन्युलोसा के सेल के बाहर आपको थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना देखने को मिलेगा, ठीक है। हम सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं। ये अपना पूरा एक ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट है, हम उस oocyte की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो oocyte क्या करता है, अपने बाहर जोना पेलुसिडा की लेयर बना लेता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। और अब सिग्नल मिलने के वजह से, जो हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं, हार्मोनल सिग्नल मिलने के वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है। और बर्स्ट होने की वजह से आपका ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। ये कब होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल के वजह से होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। यस, कैन यू सो द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो जब आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मैच्योर ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर नहीं आया है। क्या बाहर आया है, सेकेंडरी oocyte बाहर आया है। ये देखो, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम कब बनेगा, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। कब बनेगा ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर, जब इसके पास स्पर्म आएंगे और स्पर्म इसका आके मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएंगे। तो सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 अटक जाता है। किधर अटक जाता है, मेटाफेज स्टेज में। ये फिर से अरेस्ट हो गया है, ये फिर से क्या हो गया, अरेस्ट हो गया है। कौन से स्टेज में अरेस्ट हो गया है, मेटाफेज 2 के स्टेज में ये अरेस्ट हो गया है। तो ये अभी तक ओवम नहीं बना है। ये ओवम कब कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। कब कंप्लीट होगा इस ओवम का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मेजर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिले, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से हमको सिर्फ एक ही ओवम मिलता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिलते हैं, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से हमको एक ही ओवम मिलता है। ये फर्स्ट डिफरेंस है, ठीक है। इधर पे लिखते हैं हम डिफरेंस क्या है अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमको 4 स्पर्म्स मिलते हैं, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से हमको सिर्फ एक ओवम मिलता है, ठीक है। वी गेट ओनली 1 ओवम। ये अपना पहला डिफरेंस है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। और oogenesis कब स्टार्ट होता है, फीटल लाइफ में, यानी कि एम्ब्रियोनल स्टेज में। कब स्टार्ट होता है ये, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या डिफरेंस हमको इधर पे बताया गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पूरा डेवलपमेंट मियोसिस 1 और मियोसिस 2, गैमेटोजेनेसिस, ये प्यूबर्टी के फेज में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये प्यूबर्टी के फेज में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन oogenesis का मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। oogenesis के केस में हमारे सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होता है, ये आपको हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में, और जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। देखो फीमेल की बॉडी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, समझो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसके हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। सेम मेल में भी देखा था, सेम फीमेल में होता है।
एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से दो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस करता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल्स जो बने, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकुलर लेयर्स बनाता है, ग्रैन्युलोसा सेल बनाता है, थेका लेयर बनाता है, जोना पेलुसिडा की लेयर बनाता है। ये सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर लेयर ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। और कौन से हार्मोन की वजह से होता है, एफएसएच हार्मोन की वजह से होता है। एलएच हार्मोन को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है, यानी कि आपके ओवरी से जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, तो पीछे जो आपका ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल के सेंटर में कॉर्पस ल्यूटियम की लिक्विड बनती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये क्या बनाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। सो पीछे जो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है, ये एलएच हार्मोन क्या करता है, पीछे जो आपका ग्राफियन फॉलिकल बच गया है, उस ग्राफियन फॉलिकल में ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर समझो फीमेल प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, समझो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई, दो कंडीशन है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो हमको क्या देखने को मिलेगा, आपका ये जो एफएसएच हार्मोन है, ये आपका आगे जाके आपके एफएसएच हार्मोन मतलब आपके फॉलिकुलर लेयर्स क्या करेंगे, फॉलिकुलर लेयर्स ही मतलब जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा वो इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपके ओवरी से इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, ये एफएसएच हार्मोन के लिए नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक कि अब आगे का फॉलिकल मत बनाओ, क्योंकि अब एक सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो चुका है, अब एक सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो चुका है और फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट फॉलिकल्स को मैच्योर करने की जरूरत नहीं है, अब अपना फॉलिकल्स रिलीज करना बंद कर दो। तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच हार्मोन को, ठीक है। लेकिन अगर और सेम उसी तरीके से आपका ये एलएच हार्मोन क्या करता है, ये एलएच हार्मोन भी आपके गोनाडोट्रोपिन्स और आपके जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है कि तुम लोग भी अभी आगे का हार्मोन बनाना स्टॉप कर दो, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एचसीजी हार्मोन के कंट्रोल में आ जाता है। फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, तो प्लेसेंटा अपने आप प्रोजेस्टेरॉन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए एफएसएच जरूरी है और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए एलएच जरूरी है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर आ जाएगा, और इन हार्मोन्स को क्या मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। और जब न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो न्यू हार्मोनल सिग्नल स्टार्ट होगा और फिर वापस से एफएसएच और एलएच हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी oogenesis में आपको क्या देखने को मिलता है, हार्मोनल रेगुलेशन देखने को मिलता है। जब हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसके एक एक लेयर का फंक्शन आपको डिटेल में बताऊंगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखो, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपने ही बोला है कि मैम थोड़ा ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करो ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वीडियो को 2 बार देखना, और जो हैंडमेड नोट्स हमने बनाए हैं यहाँ पर, ये हैंडमेड नोट्स आप बना के रखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशंस हमने देखे थे, जो टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओके, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कंटेंट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, टॉपिक को अच्छे से समझो। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो, तब तक के लिए तबीयत का ध्यान रखो, बने रहो चैनल के साथ, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Thank you for watching this video. Stay tuned. See you soon.